आदमी ने ट्रेन में बस एक फोन उठाया था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा कि उसने साइलेंस रूल तोड़ा है, इसलिए वो मुड़ी और ट्रेन के पैसेज की तरफ चली गई। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने मौका देखकर उसका कैमरा उठाया और ब्रिज की 2-3 फोटो खींच ली। लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड लौटकर नहीं आया। इससे वो थोड़ी घबरा गई और ट्रेन के डिब्बों में उसे ढूंढने लगी। सारे डिब्बे छान मारने के बाद भी उसका कोई अतापता नहीं था। फिर वो ट्रेन के कंडक्टर के पास गई और उससे अनाउंसमेंट करने की गुजारिश की, लेकिन कंडक्टर ने साफ मना कर दिया। जैसे ही कंडक्टर वहां से जाने लगा, सारा तुरंत उसके पीछे भागी। जब उसने दोबारा मदद मांगी तो उसे लगा कि कंडक्टर का बर्ताव कुछ अजीब है। ठीक उसी वक्त उसके बॉयफ्रेंड का फोन आ गया, लेकिन फोन पर बहुत शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। इत्तेफाक से तभी ट्रेन स्टेशन पर रुकी। जैसे ही वो ट्रेन से उतरी, एक अजीब सी औरत उसके पीछे पीछे आ गई। उसने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वो कभी भी कॉल कर सकती है। उस औरत का ऐसा बर्ताव देखकर सारा को थोड़ा अजीब लगा। इसके बाद वो सीधी पुलिस स्टेशन गई। उसे लगा कि शिकायत दर्ज करना आसान होगा, लेकिन इंस्पेक्टर ने मना कर दिया। उसने बताया कि फ्रांस में रोजाना हजारों लोग गायब होते हैं और ये तो तब है जब हालात ठीक हो। मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कम से कम कुछ घंटों का वक्त बीतना जरूरी है। फिर इंस्पेक्टर ने उसे डेविड का बैग चेक करने को कहा, शायद कुछ सुराग मिल जाए। सारा ने देखा कि डेविड का पासपोर्ट भी गायब था। फिर इंस्पेक्टर ने उन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में पूछा। पता चला कि सारा एक इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट है और डेविड एक इंटरनेशनल रेस्क्यू वर्कर है। लंबे समय से दूर रहने की वजह से इंस्पेक्टर को शक हुआ कि डेविड शायद उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सारा जल्द से जल्द डेविड को खोजना चाहती थी, क्योंकि डेविड के पास एक बहुत बड़ा राज था। जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिली तो वो एक होटल में जाकर कुछ घंटे इंतजार करने लगी ताकि दोबारा पुलिस के पास जा सके। तभी कैमरा चेक करते हुए उसे एक आइडिया आया और उसने तय किया कि वो उसी जगह जाएगी जहां उसने फोटो खींची थी। शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। उसने बस यूं ही ट्राई किया था और हैरानी की बात यह थी कि फेंसिंग में उसे एक सुराग मिल गया। वो बिना एक पल गवाए फेंसिंग के अंदर घुस गई। उसे लग रहा था कि वो सच के बहुत करीब है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उससे उसकी जान ही निकल गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वो सुराग ढूंढ रही होगी तभी उसे पहाड़ी पर पैरों के निशान मिलेंगे। वो उन निशानों के पीछे पीछे आगे बढ़ती गई और फिर अचानक उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिल गया। सारा को तुरंत समझ आ गया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो डेविड यही कहीं आसपास होना चाहिए। उसने थोड़ी देर तक सोचा और फिर अकेले ही जंगल में घुस गई। वहां उसे एक नदी दिखाई दी। तब जाकर उसे सब कुछ समझ आया। नदी पार करने के बाद उसे एक गाड़ी के टायरों के निशान मिले। इन सब सुरागों से उसका शक यकीन में बदल गया। जल्द ही उसे एक पुरानी खाली बिल्डिंग मिल गई। बाहर एक जंगली कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा था, लेकिन कोई उसे चुप कराने बाहर नहीं आया। वो हिम्मत करके पास गई तो देखा कि जमीन पर खून के निशान थे। सारा को कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ। वो खून के निशानों का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंची। दरवाजा खोलने पर पता चला कि अंदर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। ये देखकर उसकी जान में जान आई। जल्द ही वो च्युइंगम का रैपर लेकर दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंची। उसे नहीं पता था कि विदेशों में पुलिस स्टेशन में कैसे इंतजार करना पड़ता है। हेलो मिसेज मर्फी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। हेलो मिसेज मर्फी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। हेलो मिसेज मर्फी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। हेलो मिसेज मर्फी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। हेलो मिसेज मर्फी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। हेलो मिसेज मर्फी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। हेलो मिसेज मर्फी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। हेलो मिसेज मर्फी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। हेलो मिसेज मर्फी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। उसे यकीन नहीं हुआ जब इंस्पेक्टर ने उसे दोबारा मना कर दिया। सारा को इतनी निराशा पहले कभी नहीं हुई थी। जब उसने सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया तब उसे डेविड के साथ विदेश में काम करने के दिन याद आए। दरअसल डेविड हमेशा से विदेशों में रेस्क्यू प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। एक बार जब वो डेविड को रिफ्यूजी कैंप छोड़ने जा रही थी तो डेविड ने सारा को कुछ वैक्सीन दी ताकि वो कैंप की रोज को दे सके। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। रुको, क्या हुआ, वापस आओ, क्या बात है, वो क्या कर रहा है, तुमने उसे अभी तक पकड़ा नहीं, 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 तुमने। लेकिन इस छोटी सी घटना के बाद सारा और डेविड एक दूसरे के करीब आ गए। अनजान शहर में जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो सारा ने वो रहस्यमयी विजिटिंग कार्ड निकाला। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? ठीक है, ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि टॉम को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या वो अमीर है? नहीं। क्या तुम अमीर हो? नहीं। तो फिर कोई उसे क्यों पकड़ेगा? शायद ये पैसों के लिए नहीं है। बात हमेशा पैसों की ही होती है। तो फिर मैं क्या करूं? पुलिस किसी काम की नहीं है, या फिर वो सही कह रहे हैं। अगर तुम लोग दोनों सच में बहुत लकी हो तो ये अच्छी बात है। और मेरा क्या? मैं तो बस एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। तुम कौन हो? जर्नलिस्ट की बातों से सारा को कुछ याद आया। उसने वापस जाकर डेविड का बैग फिर से खंगाला और उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। सारा ने तुरंत चिट्ठी में दिए गए नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसे पता चला कि वो उसके अंकल का नंबर नहीं था बल्कि इंटरनेशनल रेस्क्यू सेंटर का नंबर था। फोन रखने के बाद उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने दोबारा कैमरे में तस्वीरें देखी और उसे एक हैरान कर देने वाला सच पता चला। उसे यकीन नहीं हुआ कि डेविड और रोज का टैटू बिल्कुल एक जैसा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खतरा उसके करीब आ रहा है। सारा हाथ धो ही रही थी कि किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के बाहर
एक डिलीवरी बॉय था, लेकिन परदेश में उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। उसे पल भर में समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो सीधे बिल्डिंग से नीचे कूद गई। लेकिन वो डिलीवरी बॉय बना कातिल उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। सारा बस एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने केस दर्ज करने के बजाय उसे बताया कि फ्रांस में रोजाना कई लोग गायब होते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद ही किसी को लापता माना जा सकता है। उसे पता नहीं था कि उस पुलिस वाले के इरादे कितने नेक नहीं थे। जब उसे लगा कि पुलिस से कोई मदद नहीं मिलेगी, तो सारा अपने बॉयफ्रेंड के इंटरनेशनल रेस्क्यू सेंटर पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात डेविड के कलीग माइक से हुई। माइक ने सीधे सारा का नाम लिया, जो सारा के लिए थोड़ा अजीब था, क्योंकि वो और डेविड बस एक महीने से रिलेशनशिप में थे। लेकिन जब सारा ने डेविड के गायब होने की बात बताई, तो माइक जरा भी हैरान नहीं हुआ। उल्टे उसने सारा को एक खौफनाक कहानी सुनाई। दरअसल डेविड ने जॉर्डन में एक 6 साल के बच्चे की जान बचाई थी। वो न सिर्फ उसकी पढ़ाई का खर्च उठा रहा था, बल्कि 3 साल तक उसके परिवार की भी मदद कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उस बच्चे को आतंकियों ने किडनैप कर लिया। जब डेविड किसी तरह उस बच्चे तक पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके शरीर के सारे अंग निकाल लिए गए थे। वहां बस उसकी सड़ी हुई लाश पड़ी थी। शायद इसी घटना से डेविड को गहरा सदमा लगा था। ये सुनकर सारा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अंदाजा नहीं था कि ये शरीफ दिखने वाला माइक भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। जब सारा ने होटल वापस आकर डेविड का सामान खंगाला, तो उसे एक किताब में ऑरेली नाम की रहस्यमयी पर्ची मिली। सारा को अचानक कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ और उसने तुरंत उस जर्नलिस्ट को फोन किया जो उसे ट्रेन में मिला था। उसे यकीन नहीं हुआ कि जब जर्नलिस्ट ने ये नाम सुना, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत दीवार से एक फोटो उतारी जो इसी नाम की एक बोट की थी। दोनों बिना वक्त गवाए तुरंत डॉक की तरफ भागे और उन्हें ऑरेली नाम की वो बोट मिल भी गई। लेकिन काफी देर खटखटाने के बाद भी अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। जर्नलिस्ट ने तुरंत एक प्लायर निकाला और पलक झपकते ही बोट का दरवाजा खोल दिया। हैरानी की बात यह थी कि केबिन की टेबल पर न सिर्फ 2 वाइन के गिलास रखे थे, बल्कि सारा को वहां डेविड की शर्ट भी मिल गई। जब उसने उसे सूंघा, तो उसमें से डेविड की परफ्यूम की महक आ रही थी। गुस्से से तमतमाई सारा तुरंत वहां से बाहर निकल गई। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि डेविड उस स्टेशन पर क्यों उतरा था, और वो जो रहस्यमयी फोन नंबर था वो भी नकली था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि डेविड के साथ काम करने वाली उस लड़की का टैटू भी बिल्कुल डेविड जैसा ही था। पूरी तरह से टूट चुकी सारा ने होटल आकर अपना सारा सामान पैक किया और घर लौटने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी उसे अचानक वही अजीब सा ट्रेन कंडक्टर दिखा। उसे रेस्ट रूम में जाते देख सारा न जाने क्या सोचकर उसके पीछे पीछे रेस्ट रूम के अंदर चली गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक अजनबी आदमी पहले से ही उस पर नजर रखे हुए है। अंदर जाने पर उसने देखा कि कंडक्टर वहां था ही नहीं। वो घबराकर हेल्प डेस्क पर गई और कंडक्टर का एड्रेस पूछने लगी, लेकिन डेस्क वाले ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। फिर सारा ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि वो करीब 1 महीने से साथ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक चल रहा था। लेकिन अब ये एक बड़ी बात बन गई है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये मॉरिस का बच्चा है। मुझे अभी उससे बात करनी है। वो कह रही है कि वो प्रेग्नेंट है। मॉरिस, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने कलीग के बर्ताव पर बहुत अफसोस है। जल्द ही उसे ट्रेन कंडक्टर के घर का पता मिल गया, क्योंकि वो ट्रेन कंडक्टर से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ जानना चाहती थी। उसे लगा सब ठीक रहेगा, लेकिन जब वो उस गरीब इलाके में पहुंची, तो गुंडों के एक गिरोह ने उसे घेर लिया। खतरे के समय उसने सीधा अपना बड़ा चाकू निकाल लिया। लेकिन ये गुंडे जो हमेशा मौत से खेलते थे, वो भी कम नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि आज उसका काम तमाम हो जाएगा। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसकी मदद की और वो मौका पाकर बिल्डिंग के अंदर घुस गई। हैरानी की बात तो ये थी कि जब उसे ट्रेन कंडक्टर का घर मिला, तो उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो इतनी परेशान थी कि उसने बिना कुछ सोचे सीधा दरवाजा खोला और अंदर चली गई। तभी उसे अचानक बहुत डर लगा और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वो सन्न रह गई। ट्रेन कंडक्टर का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। घबराहट में उसने देखा कि कंडक्टर पहले ही मर चुका था और उसके अपने हाथों में भी खून लग गया था। लेकिन उसने तुरंत पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि घबराकर बालकनी की तरफ भागी और वहां उसने कातिल को देखा। ठीक उसी वक्त घर की मालकिन अचानक वापस आ गई। क्या तुम्हें चाबी चाहिए मैडम? रुकिए, कोई बात नहीं, मुझे पता है। माफ कीजिएगा, मेरे पास चाबी नहीं है। मैं बस अब सारा खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकती थी। एक अहम सुराग तो मिला नहीं। उल्टे वो मर्डर सीन पर पहुंचकर खुद शक के घेरे में आ गई। जान बचाकर भागते हुए उसे फिर से वही गुंडे मिल गए। खतरे को देखकर वो सीधे कूड़े के ढेर में कूद गई। इस तरह वो बाल बाल बची। बाहर सन्नाटा छाने के बाद वो बहुत ही सावधानी से चुपचाप बाहर निकली। तभी सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी आई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें रोककर सब समझाए। इसके बजाय वो बिना कुछ जताए वापस होटल भाग गई और जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस वक्त सारा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इस अनजान देश में जहाँ उसका कोई नहीं था, उसने हिम्मत करके डेविड को फोन किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डेविड अंदर से कितना चालाक है। कुछ हो गया है, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तुम ठीक तो हो? मुझे लगा कि तुम चली गई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस उस ट्रेन वाले से मिलने गई थी। वो मर चुका है। कौन? किसे पता था कि फोन काटने के बाद डेविड एक पुराना फोन निकालेगा और एक सीक्रेट नंबर पर कॉल करेगा। डेविड के चेहरे पर अचानक एक शैतानी मुस्कान आ गई। इसके तुरंत बाद वो कातिल तेजी से होटल की तरफ निकल पड़ा। ऐसा लगा कि सारा इस बार पक्का मारी जाएगी, लेकिन उसने एमा को भी फोन कर दिया। एमा ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? बस एक आदमी है जो वो अभी मुझे ढूंढने आ रहा है। बताओ कौन सा होटल? तुम किस होटल में रुकी हो? मैं अभी आ रही हूँ। किसी से कुछ मत कहना, समझे? किसी से कुछ मत कहना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब सारा घबराहट में इधर उधर घूम रही थी, तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। कातिल ने झूठ बोला कि वो डिलीवरी बॉय है, लेकिन उसने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। उसने पीप होल से ध्यान से देखा तो वो वही मैक्सिकन कातिल था जिसने ट्रेन कंडक्टर को मारा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कातिल उसी के पीछे क्यों पड़ा है। उसके बॉयफ्रेंड के गायब होने के पीछे आखिर क्या गहरा राज छुपा है? घबराहट में उसने बिना सोचे तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन वो पागल कातिल उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो भी पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागने लगा। जिंदगी और मौत के इस अहम मौके पर शुक्र है कि एमा सही समय पर गाड़ी लेकर पहुंच गई और सारा की जान बच गई।
तभी सारा को डेविड का फोन आया, लेकिन ईमा ने उसे फोन उठाने से मना कर दिया क्योंकि उसे डेविड की नीयत पर शक होने लगा था। उसने ये भी बताया कि जॉन का बीच रास्ते में उतरना उसी की वजह से था। ये सुनकर सारा पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। घर पहुंचने के बाद ही ईमा ने उसे सब कुछ समझाया। सच तो ये है कि पिछले 6 महीनों से मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ। तुम उसकी जासूसी क्यों कर रही हो? मुझे यकीन है कि टॉम हैकर मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा इंसान बेचने वाला क्रिमिनल है। ये सुनकर उसे लगा जैसे ये कोई मजाक है, क्योंकि जॉन की इमेज हमेशा से एक बहुत अच्छे इंसान की थी और वो बहुत ही समझदार था। वो इंसान बेचने जैसा घटिया काम कर ही नहीं सकता। लेकिन ईमा ने चाहे कितना भी आराम से समझाया हो, सारा इस कड़वे सच को मानने को तैयार ही नहीं थी और वो उठकर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने लगी। लेकिन ईमा ने साफ कह दिया कि जो लोग उसे मारने के पीछे पड़े हैं वो और कोई नहीं, डेविड या पुलिस चीफ में से कोई एक है। अगर वो अभी रिपोर्ट करने गई तो खुद ही जाल में फंस जाएगी और यहाँ की पुलिस पूरी तरह से बिकी हुई है। हो सकता है कि वही लोग उसके बॉयफ्रेंड के किडनैप के पीछे हों। इतना कहते ही एमा ने टीवी चालू कर दिया। मलेशिया में आज रात निमोनिया का एक गंभीर मामला सामने आया है। मलेशिया में आज रात निमोनिया का एक गंभीर मामला सामने आया है। मलेशिया में आज रात निमोनिया का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक अमेरिकी आदमी, वो दिन में एक इंटरनेशनल रेस्क्यू वर्कर था, लेकिन रात में इंसानों को बेचने का धंधा करता था। उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने तुरंत अपना पुराना कैमरा निकाला और उसमें से एक बहुत ही काम का सुराग ढूंढ लिया। इसके तुरंत बाद लीजा ने उसके सामने सारा सच खोल दिया। कंपनियों को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं ताकि वो ऐसे लोगों को मदद दिखा सके जो असल में है ही नहीं, छुपे हुए लोगों को। ये एक तरह की फंडिंग है। लीजा ने देखा कि सारा उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रही है और अब भी अपने बॉयफ्रेंड को बेकसूर मानती है, इसलिए वो तुरंत उसे इंटरनेशनल रेस्क्यू सेंटर ले गई। इत्तेफाक से उसके बॉयफ्रेंड का एक साथी उसी वक्त बाहर जा रहा था। दोनों चुपके से उसके पीछे लग गई। देखते ही देखते उनकी गाड़ी बंदरगाह पर पहुंच गई, लेकिन पास न होने की वजह से वो दोनों बस मेन गेट से नजर रख सकती थी। तभी सारा ने दूरबीन से देखा कि वहां एक अजीब सा कंटेनर रखा है जिसका नंबर उसके बॉयफ्रेंड की पुरानी डिलीवरी स्लिप वाले नंबर से मिलता जुलता था। उसने तुरंत लीजा को जगाया जो सो रही थी। ठीक उसी वक्त टॉम बंदरगाह से अपनी गाड़ी निकाल कर जाने लगा और वो दोनों उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। वो देखना चाहती थी कि टॉम अब क्या करने वाला है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो एक कुर्सी पर अकेला बैठा था और थोड़ी देर बाद पुलिस चीफ छुपकर उससे मिलने आया। ये देखकर सारा ने तुरंत अपने फोन से इस सबूत की फोटो खींच ली। दोनों ने जल्दी से अपनी जरूरी बात खत्म की और अपने अपने रास्ते चले गए। लीजा ने बिना समय बर्बाद किए टॉम का पीछा करना जारी रखा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि टॉम बहुत जल्द एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पहुंच जाएगा। सारा भी उसके पीछे पीछे भागी। किसने सोचा था कि टॉम एक अनजान आदमी से मिलेगा। उस जानी पहचानी पीठ को देखकर सारा का दिल धक से रह गया। वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड था जो पिछले 7 दिनों से गायब था। इस बार उसने कुछ नहीं सोचा और पागलों की तरह दौड़कर उसका पीछा किया, लेकिन उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड जल्दी से टैक्सी पकड़कर निकल गया। दोनों ने फिर से उसका पीछा किया, ये देखने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड आखिर जा कहाँ रहा है। वो उससे उसके गायब होने का कारण भी पूछना चाहती थी, लेकिन जब सारा वहां पहुंची तो पूरी तरह हैरान रह गई। उसका बॉयफ्रेंड अपने पुराने साथियों के साथ था। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक औरत आई और जॉन को अपने साथ ले गई। उस वक्त सारा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो दुखी होती, दूर से पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसे मर्डर केस में फंसा दिया गया था और वो अब भी एक सस्पेक्ट थी, इसलिए उसे तुरंत वहां से भागना पड़ा। पलक झपकते ही उसने लीजा को ढूंढ लिया। सारा अब भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि जॉन एक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का मेंबर है। सारा को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उन दोनों के बीच बुरी तरह झगड़ा हो गया और सारा पलटकर बाहर से चली गई। लेकिन जब दोनों वापस घर पहुंची तब लीजा ने अपना दिल खोला और उसे सारी सच्चाई बता दी। असल में वो पिछले 1 साल से छुपकर जॉन का पीछा कर रही थी और उसने उसके खिलाफ इंसान बेचने के कई सबूत भी जमा कर लिए थे। वो न सिर्फ लोकल पुलिस चीफ के साथ मिला हुआ था, बल्कि उनका पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही इंसान बेचने वाली कंपनी थी। इसलिए वो अकेले ही इस घटिया गैंग को बर्बाद करना चाहती थी। वो चाहती थी कि सारा भी उसके साथ जुड़ जाए ताकि वो मिलकर उस पागल बॉयफ्रेंड का खात्मा कर सके। सारा को अपनी बात का पूरा यकीन दिलाने के लिए लीजा आधी रात को उसे एक बहुत ही खतरनाक जगह ले गई। पलक झपकते ही वो दोनों एक रेड लाइट एरिया में पहुंच गई और वहां एक लोकल औरत को ढूंढा जो लड़कियों का धंधा कराती थी। मैं आर्थर से मिलने आई हूँ, उसने मुझसे पूछा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। देखते ही देखते एक जवान लड़की नीचे आई। वो तुम्हें एक फोटो दिखाएगी, एक आदमी की फोटो। अगर तुम उसे पहचानते हो तो कृपया अपना सिर बाहर निकालो। जल्दी उसे पकड़ो, जल्दी उसे पकड़ो, जल्दी उसे पकड़ो, जल्दी उसे पकड़ लो, जल्दी उसे पकड़ो, जल्दी उसे पकड़ो, जल्दी उसे पकड़ो, जल्दी उसे पकड़ो। अब जाकर सारा को एमा की बातों पर पूरा भरोसा हो गया था कि अब उसे डेविड से कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। घर वापस आकर सारा ने अपने लंबे बाल काट लिए जैसे वो पूरी तरह से बदल गई हो। पुराने सभी सुरागों को देखने के बाद भी उसे लगा कि सबूत काफी नहीं है, इसलिए सारा ने वो शिपिंग रसीद उठाई और सीधे लोकल बंदरगाह पहुंच गई ताकि वो पता लगा सके कि उस कंटेनर के पीछे कौन सी कंपनी है। लेकिन वहां के स्टाफ ने प्राइवेसी का बहाना बनाकर उन्हें जानकारी देने से मना कर दिया। जब लगा कि ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा तो एमा ने जानबूझकर एक टॉफी खाई और तुरंत बीमार होने का नाटक करने लगी। जल्दी इसकी मदद करो, जल्दी करो। क्या हुआ, क्या हुआ? असल में ये सब उन दोनों का रचा हुआ एक नाटक था। इस तरह उन्हें कंटेनर की सही लोकेशन मिल गई। उसी रात दोनों बंदरगाह के बाहर छिपकर बैठ गए। एक ट्रक ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे का रास्ता रोक लिया था तो दोनों जल्दी से ट्रक के पीछे भाग गए। उन्होंने जानबूझकर कंटेनर को पीटा ताकि गार्ड और ड्राइवर का ध्यान भटक जाए और वे कामयाबी से फ्रांस के सबसे बड़े बंदरगाह के अंदर घुस गए। लेकिन इतने सारे कंटेनरों में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें रसीद वाला वो कंटेनर मिल ही गया। एमा ने तुरंत प्लास से ताला काट दिया, लेकिन जैसे ही सारा ने दरवाजा खोला अंदर का नजारा देखकर वो पूरी तरह से सुन्न रह गई। उसने झुककर देखा तो उसके होश उड़ गए। कंटेनर में दर्जनों औरतें और बच्चे बंद थे।
वो उन अगवा किए गए लोगों को आजाद करना ही चाहती थी कि तभी उसकी साथी को बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। दोनों ने तेजी से दरवाजा बंद किया और भागकर एक दूसरे कंटेनर के पीछे छिप गई। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित है, लेकिन तभी गुंडों की नजर जमीन पर गिरे हुए ताले पर पड़ गई। जैसे ही गुंडे कंटेनर के अंदर गए, दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भागते हुए एमा का बड़ा प्लास नीचे गिर गया, जिससे तीनों गुंडे अलर्ट हो गए। गुंडे तुरंत उनका पीछा करने लगे। सारा फुर्ती दिखाते हुए तेजी से कंटेनर के ऊपर चढ़ गई, लेकिन बदकिस्मती से एक गुंडे ने उसे देख लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि वो गुंडा इतना फुर्तीला होगा। वो कंटेनरों के ऊपर ही पार्कौर करने लगा। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि अगले ही पल, बधाई हो, आपने अपने फोन की बैटरी के दम पर इस नई रिलीज हुई वेब सीरीज तक द मिसिंग पीपल के पहले सीजन का रास्ता खोज लिया है। जब सारा की नींद खुली तो उसने देखा कि वे दोनों भी एक कंटेनर में बंद हैं, और तभी अचानक उसका गायब हुआ बॉयफ्रेंड सामने आ गया। किसी ने नहीं सोचा था कि मैक्स खुद इस मामले को देखेगा। मैक्स को देखकर साफ लग रहा था कि वो डेविड की गर्लफ्रेंड को छोड़ने वाला नहीं है। पास खड़ा डेविड भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि मैक्स ही वो खूंखार इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का बॉस था। जैसे ही मैक्स ने अपनी बंदूक निकाली, डेविड ने बहुत प्यार से मैक्स से विनती की कि सारा का मामला वो उस पर छोड़ दे। लेकिन तभी एमा ने अपनी बेवकूफी में कह दिया, ये अभी तक यहाँ क्यों है? मुझे बताओ, ये अभी तक यहाँ क्यों है? 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 ये अभी तक यहाँ। हे भगवान, एक बार और नहीं नहीं नहीं, रेचल 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 एंड मौके पर डेविड ने आंटी मेरी को किनारे खींचा ताकि वो आग में घी डालने का काम न करे। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ बात कर पाते, मैक्स ने हाथ बढ़ाकर उसका फोन मांग लिया। मैक्स को शक हो गया था, इसलिए अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उसे चुपचाप फोन देना पड़ा। इसके बाद वे सब वहां से चले गए। सारा कुछ समझ पाती उससे पहले ही डेविड फिर से चुपके से कंटेनर में आ गया। डेविड ने सारा के लिए सारी व्यवस्था की और वापस चला गया। 2 मिनट बाद एक गुंडा कंटेनर में दोनों को मारने के इरादे से आया, लेकिन उसने बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक बड़ा चाकू निकाल लिया। मुझे माफ कर दो, सारा भी काफी समझदार निकली। इसके बाद उसने तुरंत एमा के पास से चाबियां निकाल ली और अपनी साथी की परवाह किए बिना अकेले ही चुपके से बाहर निकल गई। लेकिन उसने देखा कि वो खतरनाक गिरोह औरतों और बच्चों को अलग अलग कर रहा था, और डेविड भी वही था। मौका देखकर सारा उस अड्डे से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन इस अनजान देश में अपनी ही जान बचाना मुश्किल था। फिर भी वो उन लोगों को बचाने के बारे में सोच रही थी जिन्हें मिडिल ईस्ट से अगवा करके लाया गया था। उसने हिम्मत जुटाई और एक बार में चली गई ताकि किसी का फोन मांगकर पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन वहां एक गुंडे ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सही समय पर बार की मालकिन ने उसे बचाया। तब जाकर उसने पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस चीफ बार के बाहर पहुंच गया, लेकिन सारा ने सीधा चीफ की कमर पर चाकू लगा दिया, क्योंकि उसे शक था कि चीफ भी मैक्स से मिला हुआ है। तब चीफ ने उसे समझाया कि उसने मैक्स से सिर्फ जानकारी निकलवाने के लिए संपर्क किया था, लेकिन सारा को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो वहां से भागने लगी। चीफ भी तुरंत उसके पीछे भागा। साफ था कि सारा का मकसद सिर्फ भागना नहीं था, बल्कि पुलिस को उस गिरोह के अड्डे तक लाना था। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो हैरान रह गई। थोड़ी देर पहले वहां जो इतनी भीड़ भाड़ थी, अब वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा था। पुलिस को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए वो तुरंत कंटेनर के अंदर भागी और उसे वहां एक बच्चे की चप्पल मिल गई। अभी तक चीफ और सारा दोनों ही डेविड की असली पहचान नहीं जानते थे। सारा पल भर के लिए चीफ के सवालों से निशब्द हो गई। जल्द ही वे सभी पास की एक साबुन फैक्ट्री में पहुंचे। चीफ ने सारा की सुरक्षा के लिए उसे कार में ही रुकने को कहा, लेकिन सारा ने उसकी एक न सुनी और चुपके से साबुन फैक्ट्री में घुस गई। और वही हुआ, उसने देखा कि मैक्स लोगों को वहां से शिफ्ट कर रहा था। वहां आपस में भी कुछ बहस चल रही थी। तब उसे एमा मिल गई और उसने उसकी रस्सियां खोल दी। तभी अचानक मैक्स वहां आ गया और पलक झपकते ही उसने सारा को जोर से जमीन पर पटक दिया। मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। एलिस, इसे मार डालो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कोई बेवकूफी मत करना एलिस। सब खत्म हो गया एलिस, तुम ठीक हो? सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अपने हथियार नीचे रखो। ये वही आदमी है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। हम बस ये झूठ बोल रहा है। तुम खुद देखो यहाँ क्या हुआ है। मुझे तुम्हारी बंदूक चाहिए। अपने हथियार नीचे रखो। अगर मैंने अपनी बंदूक नीचे रखी तो ये गोली चला देगा। तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। इसने हमें धोखा दिया है। इसने सबको धोखा दिया है, समझ रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है। मैं बताता हूँ यहाँ क्या हुआ है। मैं इसके साथ धोखेबाज, ये लोग इन लोगों को जॉर्डन से लाए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि दोनों गुटों में इतनी भयानक फायरिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन पुलिस और उन गुंडों का निशाना इतना खराब था कि 3 राउंड की फायरिंग के बाद भी वे मैक्स को नहीं मार पाए। उल्टे मैक्स उस फैक्ट्री से भाग निकला। सारा भी तुरंत उसके पीछे भागने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि बिना किसी ट्रेनिंग के भी सारा किसी मैराथन चैंपियन की तरह भागेगी, और पलक झपकते ही उसने डेविड और मैक्स को पकड़ लिया। जल्द ही डेविड और मैक्स में हाथापाई शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि डेविड आज यही मारा जाएगा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम एक नंबर के कमीने हो। मैंने उनके लिए कितने समय तक काम किया, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम बस हालात को और खराब कर रहे हो। मुझे लगा हम अच्छे दोस्त थे। मुझे छोड़ो। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया है। और सारा उस जगह पर नखरे दिखाने लगी, लेकिन एक दूसरी लेडी किलर उन पर नजर गड़ाए बैठी थी। क्योंकि वो डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, इसलिए उसने सारा पर निशाना साधा और गोली चलाने ही वाली थी कि तभी गड़बड़ हो गई। गनीमत है कि पुलिस चीफ सही समय पर पहुंच गया और दोनों की जान बच गई। ये हाल ही में रिलीज हुई ब्रिटिश सीरीज द मिसिंग पीपल का क्लाइमेक्स था। मैं हूं ऑरेंज मूवीज, जो विदेशी फिल्में एक्सप्लेन करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।